हेलो गाइस, फिर से मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है चैप्टर 7 है। यहाँ से जो एनसीईआरटी बुक है, जो क्लास 10th की है, कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी बुक है, उसका पार्ट 7 है। और यहाँ से हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से परमाणु संरचना और पीरियोडिक टेबल ये पढ़ेंगे हम। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज क्या पढ़ेंगे, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहले मैं सारे क्वेश्चन बता देता हूँ। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख कर आया हूँ, वो सारे क्वेश्चन बता देता हूँ कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए। तो मैं फर्स्ट लेक्चर में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। सेकंड में है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम आज डिस्कशन करेंगे। तो और थर्ड क्वेश्चन है कि डोबेर-आयनर का त्रिक सिद्धांत समझाइए। हम नेक्स्ट वीडियो में डोबेर-आयनर का त्रिक सिद्धांत पढ़ेंगे। और यहाँ पे फोर्थ है न्यूलैंडस और मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्या कमियां रही हैं और क्या सुधार किया गया है और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसमें, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी में और मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्यों क्या अंतर है और क्यों कहा गया है आधुनिक आवर्त सारणी, इसको ये डिस्कशन करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्न गुणों को समझाइए। आयनन ऊर्जा और उनकी एंथैल्पी क्या थी एलिमेंट्स की, तो वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसमें देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा। कि सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कैसे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, कि जो रदरफोर्ड था उसका जो परमाणु मॉडल था वो क्या मॉडल था, क्या क्या बताया गया, उसमें क्या मेन टॉपिक थे, वो सारे डिस्कशन करेंगे। और सेकंड क्या, स्वर्ण पत्थर धातु के नाभिक द्वारा अल्फा कणों का परिकीर्ण सिद्धांत। जो स्वर्ण धातु ली गई थी उसमें जो धातु थी वो धातु में क्या समझाया था, उसे क्या निष्कर्ष निकले थे। और थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम कि इन प्राप्त हुए प्रेक्षण के आधार पर कि जो कौन से प्रेक्षण हुए प्राप्त उनके आधार पर क्या पढ़ेंगे कि स्वर्ण धातु में जो नाभिक अल्फा कणों का जो परिकीर्ण सिद्धांत हुआ था, इस जो फर्स्ट पॉइंट था इसे क्या निष्कर्ष निकले वो हम थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां रही है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट था यहाँ से देखेंगे जो इसमें क्या कमियां रही है, क्या मेन इम्पोर्टेंट कमी थी, क्या क्या इसमें जहाँ तक ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल में इसमें क्या सुधार किया गया था, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। कि सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ कि इसमें अल्फा कण है, ये डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्वर्ण धातु की पन्नी लगा देता हूँ उसमें। ये क्या है, ये जो ये पन्नी है ये क्या स्वर्ण धातु की पन्नी है। और यहाँ पे जो ये है ये एक धातु की परत है। और इसमें क्या है, इसमें ZnS यानी जिंक सल्फाइड की परत चढ़ाई गई है। और यहाँ से जो अल्फा कण आ रहे हैं, इस जगह से जो अल्फा कण आ रहे हैं इधर की साइड, ये कहाँ हो रहे हैं, ये टकरा टकरा के जा रहे हैं। और यहाँ पे जो ये ZnS की परत इसलिए लगाई गई कि यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड की ये परत है, तो यहाँ से क्या हो रही है कि ये जो गोले हैं यहाँ पे क्या हो रही है, चमक उत्पन्न हो रही है। ये क्या हो रही है, चमक। तो यहाँ पे जो ZnS की जो परत थी, इस धातु से जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे थे वो कहाँ इससे
टकरा रहे थे, यहाँ पे टकराने में क्या होती, स्फूर्ति थी, यानी कि चमक, साइन। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे टकरा टकरा कर हमें पता लग रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए हुए थे और ये इसी साइड में भटक गए। तो सारे इलेक्ट्रॉन जहाँ पे अपने डिस्टेंस, जो इसकी जो निश्चित डिस्टेंस है उससे डायरेक्शन से भटक गए। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है जेड एन एस परत की सहायता से। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार मैं समझा देता हूँ इसके बारे में थ्योरी। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया, स्वर्ण धातु प्रयोग किया। जो ये स्वर्ण धातु की जो ये पन्नी थी, जिसकी क्या थी ये 100 नैनोमीटर की, तो यह 100 नैनोमीटर या 10 की पावर -7 मीटर की क्या थी ये धातु की पन्नी थी। और जिस पर सबसे पहले क्या गया, इस स्वर्ण धातु की पन्नी पर क्या कराए, अल्फा कणों की बौछार कराया। तो अल्फा कणों की बौछार कराने से क्या हुआ, जो धातु थी उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले, अल्फा कण निकले। ये अल्फा कण कहाँ हुए, ZnS की परत पर आकर चिपक गए। तो यहाँ से जो ZnS की परत पर आके टकराए, तो इसमें क्या हुआ, जो ZnS की परत थी उसमें क्या हुआ कि जो अल्फा कण गए, तो अल्फा कण जाने पर क्या हुआ, यहाँ पे जो ZnS की परत में क्या चमक उत्पन्न हो गई। यहाँ से जो ZnS की परत थी यहाँ से चमक उत्पन्न हो गई। तो इससे हमें ये पता चला कि अल्फा कण कितने डिग्री पर विक्षेपित हुए। तो यहाँ से अब इससे हमें क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं, तो मैं निष्कर्ष बता देता हूँ कि ये हो गया हमारा जो पॉइंट नंबर फर्स्ट था, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। कि एक बार मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने अल्फा कण की स्वर्ण धातु की पन्नी के ऊपर बौछार कराए। तो स्वर्ण धातु से जो अल्फा कण निकले, वो स्वर्ण धातु की अल्फा कण प्रकीर्णन से ZnS की परत पर अल्फा कण गए, और ZnS की परत पर अल्फा कण जाते ही इलेक्ट्रॉन जो अल्फा कण थे वहां चमक उत्पन्न हो गई। तो यहाँ से जो इससे क्या निष्कर्ष निकले अब हमें, तो रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला कि यहाँ से जो निष्कर्ष निकला वो इम्पोर्टेंट ये था कि यहाँ से जो अल्फा कण निकले, तो ये क्या हुआ है, अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए, या तो वो 90 डिग्री के एंगल से निकले, यानी कि लघु कोण, या 180 डिग्री के कोण से वापस विक्षेपित हो गए। तो और इनमें से फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका। सेकंड पॉइंट यहाँ से क्या हुआ कि अधिकांश अल्फा कण 90 डिग्री के एंगल से एक अल्फा कण क्या हुआ कि 90 डिग्री के एंगल से 180 डिग्री के अल्फा कण से वापिस आ गया। तो यहाँ से इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के बीच में धनावेशित भाग स्थित होता है, क्योंकि ये परमाणु है और ये परमाणु है, ये नाभिक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया और ये क्या हुआ 180 डिग्री के कोण से वापस विक्षेपित हो गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु के बीच में क्या होता है, धनावेशित भाग ही होता है, तो इसलिए ये वापस आ गया। सेकंड क्या होगा, 20,000 अल्फा कणों में से एक कण वापस आ गया, और वो कण आया, मैंने अभी डिस्कस किया कि वो कण कौन सा था, 180 डिग्री से लौट कर आया। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ से जो 180 डिग्री के जो एंगल से जो अल्फा कण आया वो क्या था, एक कण ऐसा था जो कि धनावेशित भाग से टकरा कर वापिस आ गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकले, फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को मैं मिला दूं तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ से इस निष्कर्ष निकला, मैं एक बार डायग्राम को मिटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ क्या क्या निष्कर्ष निकले इससे। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, धनावेशित होता है। कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, और जिसे अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए। कि जैसे कि ये परमाणु था, यहाँ से ये अल्फा कण क्या हुआ, सीधे ही निकल गए। एक अल्फा कण क्या हुआ, वापस 180 डिग्री के एंगल से वापस आया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो बाकी परमाणु थे, तो ये क्या हुआ, ये धनावेशित भाग था यहाँ पे, तो ये 180 डिग्री से वापस आ गया। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। तो इससे निष्कर्ष हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है या रिक्त होता है। तो क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है या
आवेशहीन है, खोखला होता है। कि परमाणु में जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संख्या में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि समान संख्या में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और थर्ड पॉइंट क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग आवेशहीन होता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। आवेशहीन थर्ड पॉइंट हो जाएगा। हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा वो फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार गति करते हैं। कि परमाणु में जो प्रोटॉन होता है इसके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार या वर्ताकार गति करते हैं। तो ऐसे गति करते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। अब 5 पॉइंट क्या होगा हमारा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कि जो नाभिक होता है इस सघन व ठोस होता है। फोर्थ पॉइंट होगा कि नाभिक हुआ, तो नाभिक क्या होता है, सघन व ठोस होता है। तो यहाँ से फोर्थ पॉइंट होगा। और परमाणु में जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट हो गया। अब इससे कमियां क्या रही है, जो परमाणु मॉडल था इसमें कमियां क्या रहेगी, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया गया था उसको गलत निकाल दिया गया था। तो क्यों निकाला गया था, क्या कारण था, इसमें क्या फैक्ट थे, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गए कि इसलिए इसको नील्स बोर ने गलत निकाल दिया। नील्स बोर ने गलत नहीं निकाला, इस परमाणु को जहां तक है इसमें जो कमियां थी उस कमियां को दूर किया। तो क्या कमियां थी जिसको दूर किया, चलिए देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। कि जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें क्या कमियां रही है कि रदरफोर्ड ने क्या किया है कि जो परमाणु था ये प्रोटॉन हो गया, ये तो क्या किया कि जो ये कक्षा को इसको जो 1 मान लेते, ये 2 है, ये 3 है। तो जो रदरफोर्ड की जो फर्स्ट कमी थी, जो फर्स्ट पॉइंट था, ये क्या था कि रदरफोर्ड ने क्या किया, जो परमाणु की जो कक्षाएं होती है ये क्या होती है, इसको कक्षा बोलते हैं, 1 कक्षा, 2 कक्षा या आवर्त बोलते हैं, इसको आवर्त बोलते हैं या इंग्लिश में ऑर्बिट। तो क्या हुआ, जो परमाणु होते हैं उसमें निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बताई, जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को फिक्स नहीं कर पाए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। और जो इसका सेकंड पॉइंट क्या था कि जो मैक्सवेल का जो सिद्धांत था, मैक्सवेल का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत में क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये निश्चित कक्षा में गति करेंगे, जैसे जैसे ये गति करेंगे तो इनमें ऊर्जा का ह्रास होगा, और ऊर्जा का जो ह्रास होगा, ऊर्जा को क्षति होगी। तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये धीरे धीरे गति करते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे कि नाभिक में गिर जाएंगे, आकर नाभिक से टकरा जाएंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, जो परमाणु है परमाणु का क्या हो जाएगा, अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो इनका जो अस्तित्व नष्ट हो जाएगा या परमाणु खराब हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि ये बिल्कुल गलत है कि क्योंकि परमाणु कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो और इससे जो थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि परमाणु में अधिकांश भाग खोखला होता है, वो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया। और एक पॉइंट और है इसमें कि परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया कि परमाणु में स्पेक्ट्रम, जो परमाणु स्पेक्ट्रम है और जो परमाणु में क्या है कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन है उनकी संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया कि उनकी क्या संरचना थी, उनको निश्चित स्थान नहीं दे पाया कि कौन सी कक्षा में क्या स्थान होगा। तो इसके ये 3 मेन पॉइंट थे, ये कमियां थी इसकी। तो और जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे नील्स बोर का सिद्धांत, नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। और मैं
सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आपको यदि आपको कंप्लीट नील्स बोर के ये रदरफोर्ड के ये कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये आप एक वीडियो के माध्यम से एक वीडियो के अपने आप ये 4 पॉइंट ये पूरा चैप्टर के कंप्लीट नोट्स है, ये आपके ये लेसन 7 है, कंप्लीट नोट्स है, ये मैं आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, या आप हमारे फेसबुक पेज अंकज स्टडी पॉइंट पर फॉलो कर सकते हैं नोट्स के लिए, या टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं।